वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू हो रही है और ये जो प्रोग्राम का सेगमेंट है इसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं, वैसे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पे, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू की जाती है और दूसरे सेगमेंट में आपके सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर मामलात ज़ेर बहस आते हैं। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आपके जो सवालात हैं जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँच रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात होगी और बराह रास्त भी आप कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन पर नीचे चलाया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर। आजकल हमारी ज़्यादा कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि एक्चुअली कि ये नफ्सियात से जुड़ी जो बीमारियां हैं इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब को मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर ये कुछ इस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोई बच्चा अगर कोई लिस्ट पर है या इस तरह की अगर कोई उसको प्रॉब्लम है या बोलना उसको सही नहीं आता, तो वो कहते हैं इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये ऐसा ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा अगर एफर्ट होती है तो कोई स्पीच थेरेपी हो जाती है, लेकिन बाज़ लोगों को ये उम्र बढ़ने के बाद ये चीज़ डेवलप होती है, फिर वो पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है और बहुत सारे लोगों को बड़ी इसकी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से होती है कि वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? फिर जो दीगर डिसऑर्डर्स हैं उसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये जो अभी आपने कुछ देर पहले पॉइंट आउट की एक चीज़ को, इसको कैसे ट्रीट किया जाए और ये ट्रीटेबल है, इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगा। डेफिनेटली है यासिर, और यही हमारी अवेयरनेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये इसका ट्रीटमेंट ना हो। एग्जैक्टली। देखिए, स्टैमरिंग और स्टटरिंग जो हम बात कर रहे हैं, अटक अटक के फ्लुएंट स्पीच ना होना, अगर बचपन से है तो फिर तो मसला डिफरेंट है। Okay. स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं कोई लर्निंग डिसेबिलिटी के इशू हो सकते हैं, आईक्यू इश्यूज हो सकते हैं। Yes. लेकिन जहाँ तक एक बच्चा अगर बोल रहा था और फिर बड़ी एज में जाके उसको स्टटरिंग या स्टैमरिंग शुरू हुई, वर्ड फ्लूइड नहीं है, तो फिर मसला डिफरेंट है। फिर मसला एवेल्यूएशन कहा जाता है कि क्या वजह हो सकती है। हैज़ ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, किसी पॉइंट पे वो कॉन्फिडेंट नहीं रहा, उसके अंदर कोई खौफ है, कोई डर है, कहीं कोई बुलिंग हुई है, इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, किसी और तरह का अब्यूज़ फिज़िकल और सेक्सुअल जिसने खौफ उसके अंदर क्रिएट कर दिया है, एंजाइटी क्रिएट कर दी है, डिप्रेशन बढ़ा दिया है, जहाँ उसके सेल्फ इस्टीम नीचे चले गई, कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। तो जब आप पहले तो एवेल्यूएट करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कब से ये शुरू हुई, स्टटरिंग या स्टैमरिंग या अटकना, बोलते हुए फ्लुएंट ना होना, और फिर उसको रिलेट करते हैं किसी इवेंट से। और अगर इवेंट ना हुई तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, फैमिली में कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जीन्स में। तो क्या पता कि एक्चुअली कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या प्रॉब्लम ना हुई हो, लेकिन फैमिली में ये प्रॉब्लम आया हो। राइट। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड सम मेडिकेशन, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड। वो बेहतर हो सकती है काफ़ी। और मैं देखता हूँ इट्स नॉट अनकॉमन। अब मैं परसों की बात है, मैं गया शाम को किसी जगह शॉपिंग करने, एक पठान लड़का था, ही वॉज इन हिज पॉसिबली 17 और 18 साल का था और बड़ा अटक अटक के बोल रहा था। अच्छा, उसका बड़ा भाई भी साथ में दुकान पे खड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि यार ये जो थोड़ा सा अटक अटक के बोल रहा है, ये पुराना मसला है कि ये अभी शुरू हुआ? तो उसने कहा नहीं, तो 2 साल पहले तक तो बहुत फ्लूइड बोलता था, ये अचानक से जो है ना अब सही से बोल नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा किसी को आपने दिखाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी को नहीं दिखाया, ना कोई दवाई ली है, ना किसी से असेसमेंट करवाया है। तो मैंने कहा दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखें ये चीज़ ठीक हो सकती है। आप क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको अपना कैरियर बनाना है, अभी वो यंग एज में है, बाद में उसकी शादी होगी, रिलेशनशिप में होगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा लोग पॉइंट आउट ये चीज़ करेंगे। ये सोसाइटी है,
एक्सेप्ट करने की जगह लोगों की बुराइयों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, और फिर वो एग्जैक्टली। और कॉन्फिडेंस को कम करता है और इंसान के सेल्फ इस्टीम को और तोड़ता है। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो उतना ज़्यादा बेहतर है। ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जब तक कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सक्यूज़ मी, तो वो अंटिल सीमिंगली इज़ ऑल राइट, तो उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है किसी के साथ, कोई बोलने की वजह से कोई प्रेशर में है या बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, या बात करते करते जो है वो ट्रैक से उतर जाता है या किसी और मौजू की तरफ चला जाता है। अब ये भी कुछ मेरे जो कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, वो इसकी अक्सर शिकायत करते हैं कि अक्सर हम लेक्चर देते वक्त जब बात कर रहे होते हैं तो फिर वो डिरेल हो जाते हैं फिर दूसरे टॉपिक की, और बाद में फिर जब स्टूडेंट पॉइंट आउट करते हैं तो वो इतना जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, इतना वेलकमिंग नहीं होता कि उसको जो है वो कहा जाए कि यार पॉइंट आउट कर रहे हैं टीचर को। बट वो रियलाइज़ किया उन्होंने कि ये एक्चुअली ऐसा है, और ये अभी कुछ अर्से पहले ये चीज़ डेवलप हुई है कि वो जिस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं उसके बाद बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक की तरफ हो जाते हैं, और ऐसा हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है, जो भी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये भी ट्रीटेबल है और हमें इसको कैसे समझने की ज़रूरत है, प्लीज़। देखिए, दो डिफरेंट आपने बातें की हैं। इसमें एक है जो कि लगता है कि सर्कमस्टेंशियल हो जाते हैं, और दूसरा है टेंजेंशियल हो जाते जी, हैं। ये दो डिफरेंट सही। बातें हैं। सर्कमस्टेंशियल होने का मतलब है कि आपने एक टॉपिक पे बात शुरू की, अब बगैर ज़रूरत कि आप उस टॉपिक के एक ऐसे एरिया को भी कवर करते जा रहे हैं, आप सीधी लाइन में जाने की जगह घूम के फिर उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत सी अननेसेसरी चीज़ों को कवर करते 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 वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एग्जैक्टली। ये सर्कमस्टेंशियल है। मतलब इसमें ये कि आपने बहुत सी गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के हवाले से दे दी जिसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं थी, टीचिंग में हो या किसी आम गुफ्तगू का हिस्सा हो। जहाँ तक टेंजेंशियल फॉर्म है थॉट का, वो ये होता है कि ये ज़्यादा पैथोलॉजिकल या ये बड़ी बीमारी से रिलेट किया जाता है। उसमें ये होता है कि आपने बात तो किसी एक टॉपिक पे शुरू की थी, और फिर आप बिल्कुल किसी और टॉपिक पे चले आते हैं, और फिर बात कंप्लीट किए बगैर फिर किसी और टॉपिक पे चले आते हैं, और एंड ऑफ द डे बाय द टाइम यू रीच सम पॉइंट 10-15 मिनट बाद वो पॉइंट से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इसे हम डिसोसिएशन भी कहते हैं, आई सी। क्योंकि डिसोसिएट कर जाती है वो स्पीच, वो बिल्कुल ही टेंजेंशियल हो जाती है, ट्रैक से हट जाती है बिल्कुल। कई दफ़ा ये बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कहते हैं, और ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, ये इस बीमारी का हिस्सा हो सकती है। लेकिन बेसिकली स्पीच को एवेल्यूएट करना एक साइकाइट्रिस्ट का काम होता है। जब वो सिर्फ एक इंटरव्यू कर रहा होता है तो सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहा होता, या फैमिली वालों से उसकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उसके आई कांटेक्ट कैसे हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, उसको हाथों पे, उसकी गर्दन पे उसकी नज़र जाती है कहीं कोई कट का निशान तो नहीं है, कभी कोई खुदकुशी कोशिश तो नहीं की उसने, वो एंटर होके कमरे में आया तो उसकी चाल कैसी थी, वो बैठा किस तरीके से था, वो जब बोल रहा है तो उसका बोलने का अंदाज़ कैसा है। तो ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का एक हिस्सा बन जाता है कि ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है ना, कि आप देख रहे हैं एक इंसान को आपके सामने बैठे हुए, और वो उससे भी आप असेस करते हैं। इस बात पे मेरी थोड़ी बहस एक दफ़ा हुई थी अपने सीनियर से, जब मैं एक डिप्रेशन का पेशेंट देख रहा था, और ये बहुत पुरानी बात है, एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक आइडिया हो। और पेशेंट बैठा हुआ है, ही वॉज हैप्पी, यूथ टाइम, एक मतलब बिल्कुल खुशबाश लग रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन मुझे कह रहा था कि ही फील्स डिप्रेस, और बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में है, और सुइसाइडल थॉट्स उसको आती हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन उसके मैच नहीं कर रहे थे उसके साथ। तो जब मैंने असेसमेंट बनाई फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, मैं जूनियर था, उस ज़माने में प्रैक्टिस किया करते थे एग्ज़ाम की, तो मैंने सब्जेक्टिव उसकी जो कंप्लेन डाली कि वो तो सीवियर डिप्रेशन में है और सुइसाइडल है वगैरह वगैरह, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आई थॉट कि हिज प्रेजेंटेशन वाज वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही वाज एक्सप्रेसिंग। जो बातें कर रहा है उसके फेस और बातें करने का अंदाज और उसके आई कांटेक्ट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, वो शो नहीं कर रहा कि वो वाकई डिप्रेशन में है।
तो उस पर जो है ना मेरी डायरेक्टर ने बोला कि ये तो बड़ा अजीब प्रेजेंटेशन तुमने दी, क्योंकि अगर तुम ये प्रेजेंटेशन किसी एग्ज़ाम सिनेरियो में दोगे तो द एग्जामिनर्स आर गोइंग टू कंप्लेन कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ से तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दूसरी तरफ से तुम ऑब्जर्वेशन लेवल तुम्हारे डिफरेंट है। इंटरेस्टिंगली मेरे पास एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, और हाँ। बिल्कुल मैं भी जब आपकी बात सुन रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि एक ऐसा ही केस अभी एक सवाल भी आया, उन्होंने भी इसी पॉइंट आउट किया कि शख्स जो है वो बज़ाहिर बिल्कुल सही नज़र आता है, अपेरेंटली उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीम्स वेरी हैप्पी और बड़ा सेटिस्फाइड है, बॉडी लैंग्वेज से भी कोई चीज़ इंडिकेट नहीं हो रही, बट इन सम एक्सटेंट वो कंप्लेन भी कर रहा है कि मेरे साथ बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। और ये अभी रिसेंटली देखा है हमने, कुछ ऐसे अभी केसेस में देख रहा था कि अभी सुसाइड के हुए हैं, जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपके साथ तस्करा किया कि हॉलीवुड के अंदर इस तरह के बड़े केसेस आते हैं कि एक दिन पहले तक वो एंजॉय कर रहे हैं इवेंट में सब कुछ, एंड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। अब तो बड़ा मुश्किल है इसको वो करना एनालिसिस, फिर क्या हुआ उसके बाद नहीं जा। खैर उस पर्टिकुलर केस का तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं जी जी। बता सकता इसलिए कि वो बाद में डिस्चार्ज हो गया एंड देयर वाज नो फॉलो अप, सो आई डोंट नो व्हाट वाज द आउटकम। लेकिन ये उससे थोड़ा पहले जाऊँ, 1995 के एंड और 96 के शुरू की बात बताता हूँ मैं आपको। एंड दैट वाज वेरी बिगनिंग टाइम ऑफ माय साइकाइट्री। अभी मैंने हाउस जॉब भी कंप्लीट की थी और मैं लर्निंग प्रोसेस पे स्टार्ट कर रहा था जी। तो मैं जून SHO था फर्स्ट ईयर का, सीनियर हाउस ऑफिसर, और मेरी कंसल्टेंट थी डॉक्टर मोरा लॉकलन, आयरिश कंसल्टेंट थी। अब एक पेशेंट बूढ़ी थी, उस वक्त वो एडमिट थी अंडर माय केयर एंड अंडर दैट कंसल्टेंट्स केयर। तो मेरी कंसल्टेंट ने डिसाइड किया कि नाउ शी इज़ फीलिंग मच बेटर, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। वो जब डिस्चार्ज होने लगी, शी वॉज आई थिंक इन हर लेट 60s। अब बाहर की कंट्रीज़ में है कि वो मैनीक्योर, पेडिक्योर, मेकअप्स वगैरह, उस ज़माने में भी मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पुरानी। शी कॉल्ड इन ऑल दीज गर्ल्स कि भाई आओ मेरा मैनीक्योर करो, पेडिक्योर करो, फेशियल करो, बाय द टाइम आई लीव द हॉस्पिटल मुझे अच्छा लगना चाहिए। एंड ये जब उसने करवाया तो उससे और रीअश्योरेंस हो गई स्टाफ को और डॉक्टर्स को कि भाई इसका मतलब ये बहुत बेहतर हो गई है। सेम इवनिंग जब उसने फेशियल की भी करा लिया, मैनीक्योर कराया, पेडिक्योर कराया, वो घर गई, उसने अपने आप को हैंग कर लिया और वो हैंग करके मर गई। तो बेसिकली ऐसा होता है। मास डिप्रेशन इज़ वन थिंग, दैट्स वन प्रॉब्लम जो कि मास करके रखते हैं कुछ लोग। दूसरा प्रॉब्लम एक और भी है, वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, और लाइक आपने एक तो कॉन्फ्लिक्ट में होता है ना, मैं करूँगा नहीं करूँगा, फैसला उसने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन वंस यू हैव टेकन अ क्लियर डिसीजन तो आप सुकून में आ जाते हैं शायद। कहते हैं अब तो मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। तो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन टू लीव द वर्ल्ड बेसिकली। आई सी। और वो शायद उस वक्त की कंसल्टेंट को नज़र नहीं आया। मैं तो बहुत जूनियर था, मैं उस वैल्यूएशन मैं समझता हूँ कि मैं उस काबिल ही नहीं था कि उसको वैल्यूएट करूँ, बहुत अभी फर्स्ट ईयर में था। तो दैट्स अनदर एग्जांपल जो हुई है। तो ऐसे मिसहैप्स बाहर की कंट्रीज़ में भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पर आप नहीं बचा सकते कुछ लोगों को। एक पेशेंट था जो वेटिंग पीरियड में, वेटिंग एरिया में उसने हैंग कर लिया डॉक्टर के आने से पहले। तो जब होना होता है तो ऐसी इमरजेंसी साइकाट्री में भी होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब ये जो सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं इस किस्म की बातें करते हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो अभी कुछ देर पहले भी जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो नाउमीदी है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और ये फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। अभी जिस किस्म की बातें आप देखते हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ समझते हुए इस चीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, उनको इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा है, और इस तरह के जो काम के लिए उनको मजबूर भी किया जा रहा है, वो इस तरफ चल भी पड़ते हैं। पहले ये केसेस जो थे वो शायद इतने ज़्यादा नहीं थे या शायद इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, बट अब इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो ग्रोथ नज़र आ रही है। बहुत तेज़ी से केस सामने आ रहे हैं जो कि बड़ी परेशान कुन सूरत हाल, और ज़्यादातर केस स्टडी से पता ये चल रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ना कोई चीज़ थी उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी जो इस तरफ लेकर आई है इवेंचुअली। ये एक बहुत ख़तरनाक सिनेरियो है, इससे ज़रा बचने की ज़रूरत है। एक तो इसके हवाले से,
फिर ये एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो फैमिली इश्यूज़ हैं ये पहले ज़्यादा थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। इसके बारे में बात करूँगा। और हर तरफ यही क्लैश है, पर्सनालिटी क्लैश है। मैंने एक से ज़ाहिर मेंशन नहीं कर सकता, एक से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी पर्सनालिटी क्लैश है जिसकी वजह से ही हो रहा है। और अब हर तरफ तो पर्सनालिटी क्लैश नहीं हो सकता। ये क्या है पर्सनालिटी क्लैश? क्या हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते? या हम टेंडेंसी नहीं है हमारे पास फ्लैक्सिबल होने की? ये कोई रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करें। I think it's not a personality clash, Yasir. More than that, it's about personality not understanding each other. जी। जो families एक दूसरे को समझ नहीं पा रही, उनको एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रही, और फिर हो भी ये रहा है कि हमारी फैमिली से हट के अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, रिजेंटमेंट्स और तरफ चले गई हैं। आपने सोशल मीडिया में ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो कि दोस्त ना होते हुए भी आपके दोस्त हैं। Exactly. उन्होंने कोई ऐसे रिमार्क्स पास कर दिए, आप इमोशनल एज में हैं, आपने आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपने उसको सीरियस ले लिया, आप शायद किसी और से बात नहीं कर पा रहे जो आपका क्लोज फ्रेंड हो। Yes. अंदर अंदर आपने बात रखी हुई है, और फिर बॉटल अप करके वो चीज़ और बड़ा इशू बना देती है। और फिर कभी कभी बड़ा इमेच्योर किस्म के सुसाइड होती हैं, जो कि लोग जो है ना जब यंग होते हैं ना, जब 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी के वो प्रैक्टिकल एज एक्सपीरियंसेस नहीं गुजारे होते, जब उनकी शादियाँ नहीं होती, उन्होंने उस प्रॉब्लम से गुजर के कैरियर से, उनकी मुश्किलात से, अर्निंग करके बच्चों पे खर्च नहीं किया होता। और जब उनको पता चलता है कि किस तरह मुश्किल ज़िंदगी हो सकती है, ज़िंदगी आसान लगती ज़रूर है, और आपके दिमाग के अंदर एक फैंटेसी होती है कि इस तरह की ज़िंदगी होगी कि मेरे पास बड़ी गाड़ी भी होगी और मैं इजीली ये भी कर लूँगा, वो भी हो जाएगा। टिकटॉक्स पे आप देखते हैं, आपको बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स नज़र आ रहे होते हैं कि लोग कैमरा लेके इस मुल्क में फिर रहे हैं और क्या क्या याशियाँ कर रहे हैं, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दैट गिव्स यू अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। Yes. ठीक है ना। फिर मेरे पास अब पेशेंट जब आते हैं, कल मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था और मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार तुम मुझे बताओ, सिंध से आया था, ही केम 6-7 आवर्स फ्रॉम कराची, खास तौर पे दिखाने आया था बेचारा। अच्छा, उसकी 2 भाई हैं, भाइयों से उसकी बनती नहीं है। बाप माँ की डेथ हो गई थी जब वो 6 साल का था, स्टेप मदर आ गई, बाप अपनी ज़िंदगी में कारोबार में लग गया। तो बेसिकली इन नट शेल हुआ ये कि उसका कोई करीबी दोस्त कभी बना ही नहीं। भाइयों को वो दोस्त नहीं समझ रहा था, इसलिए कि उनकी एज डिफरेंस और फिर उनकी अपनी लाइफ थी। और फिर वो अपने स्क्रीन टाइम, अपनी एजुकेशन में इस हद तक लग गया कि जब वो एक्चुअली एक पॉइंट पर यूनिवर्सिटी लेवल पे गया और उसको हॉस्टल जाना पड़ा, वहाँ वो कोई दोस्त नहीं बना सका। अब उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी वो सोशल इनएडुकेसी थी, वो सोशल इंटेलिजेंस इश्यूज थे। अच्छा, पढ़ने में ज़रूर अच्छा रहा और हर चीज़ और कर सकता है, फैमिली सपोर्ट उसकी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली इज़ नॉट लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, लेकिन क्योंकि स्क्रीन टाइम ने और बाकी फैमिली के डिस्टेंस ने और मदर के एब्सेंस ने, जो कि नहीं वो थी बेचारी, डेथ हो गई थी उसकी, उसको वो चीज़ें नहीं सिखाई कि दोस्त बनते कैसे हैं। बहुत ही सेंसिटिव हो गया वो। अब दोस्तों की कोई मजाक भी जो है ना, उसको बहुत सीरियस ले लेना और उसको दिल में रखना, उसी बारे में सोचते रहना। फिर उसने हॉस्टल इसी गम में छोड़ दिया कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। अब वो ना वहाँ का रहा, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, अच्छा। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग छोड़ दी उसने, घर में आके बाप की ग्रॉसरी शॉप पे बैठ गया। अब वो रिग्रेट करता है कि मैंने क्यों छोड़ दी, दोस्त क्यों नहीं बना सका, वो दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों किया? अब बेसिकली उसी 2-3 साल पहले की लाइफ में वो रूमिनेट कर रहा है, उसी बारे में सोचता रहता है। ना वो आगे जा सकता है, ना वो प्रेजेंट में ध्यान दे सकता है, ना वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सका, ना वो बिजनेस सही से कर पा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आई थिंक हमें, जैसे तरबियत जो होती है ना, घर की तरबियत माँ से आती है, बाप से आती है, स्कूल से आती है, एकेडमिक तरबियत एक तरफ करते हैं, लेकिन हम किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस दुनिया में आएंगे छोटे छोटे जिनसे आप बहुत बड़े बड़े समझते हैं। जब आपके अंदर वो रेजिलियंस पैदा नहीं होगी,
बर्दाश्त पैदा नहीं होगी, आप उसे फेस नहीं करेंगे, आपके अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर होगा, आप आंख बंद करके सोचेंगे कि ये वो बिल्ली जो चली जाएगी, मैं आंख बंद कर लूँ तो मसला हल हो जाएगा। इस तरह मसले हल नहीं होते। हमें अपनी कौम को, अपनी सोसाइटी को ये बात समझानी है कि अगर आपको आगे निकलना है तो चैलेंजेस को फेस करना है। एग्जैक्टली। शिकस्त से और हारने से डरना नहीं है, क्योंकि आप हार के ही सीखते हैं कि मैंने क्या गलतियां की थी, उसको रिपीट ना करते हुए फिर जीतते हैं। एग्जैक्टली। तो कभी कभी आप विन नहीं करते तो उसमें भी पॉजिटिविटी होती है। वही, बिल्कुल। ठीक। तो हर दफ़ा ये नहीं होता कि आउटकम पॉजिटिव ही हो। नेगेटिव आउटकम्स टीचेस यू समथिंग, और पॉजिटिव आउटकम्स आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। दोनों तरफ से लर्निंग और अचीवमेंट्स हैं। तो आपको पॉजिटिविटी में रहते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए इस पे काम करना है, और सिर्फ IQ पे नहीं, SQ और EQ पे काम करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे और सोशल इंटेलिजेंस पे। और जब हमारे ये दो एस्पेक्ट स्ट्रांग होंगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम मसलों को ज़्यादा डील भी कर सकेंगे और दुनिया को फेस भी कर सकेंगे। वेरी राइट जी। यंगस्टर्स के लिए तो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझें, इसको रियलाइज़ करें कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं ना वो इसी किस्म के हैं। और अगेन जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ज़्यादातर मुझे ये समझ में आता है कि जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और दीगर जगहों पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और फिर जिस किस्म की एक हमारे यहाँ तो हर शख्स की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है जिसकी वजह से भी वो डिट्रैक हो गए। और फिर बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो गए। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस दफ़ा जो बिहेवियर के अंदर लोगों के चेंजेस आए हैं ये शायद पहले कभी नहीं देखे। मैंने पहले भी देखे डिफरेंसेस यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर और भी जगहों पर, बट ये अब जो कुछ देख रहा हूँ ये पहले कभी विटनेस नहीं किया। तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक टूल बन चुका है जिसकी वजह से लोगों को मैनिपुलेट भी किया जाता है, उनको अपने एजेंडे के ऊपर चलाया भी जा सकता है, उनको किया जा सकता है। और आई डोंट नो और क्या कुछ हो रहा है, समझने की ज़रूरत है। ये जो अभी आपने सारी गुफ्तगू की है ये दैट रियली इंडिकेट्स कि हमें जो है वो किस तरह चलने की ज़रूरत है। अब ये जो पैसिमिज़म की बात हो रही थी, कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी, अब हर जगह इसी के बारे में बात होती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डिप्लीट हो रही हैं, हम बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये एक फेयर है जो बहुत सारी जगहों से हमें रोक रहा है। कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो बिज़नेस करते हैं वो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं, शायद रिस्क एपेटाइट इतनी कम हो गई है कि अब इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, और जब नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है तो अर्न नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको कैसे ओवरकम किया जाए, अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है प्लीज़? फियर बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ ज़रा मोटिवेट करें। कुछ रियलिस्टिक फियर भी हैं, कुछ हाँ, अनरियलिस्टिक होते हैं, हर दौर में रहते हैं। आई थिंक रियलिस्टिक फियर मुझे नज़र लोगों में इसलिए भी आ रहे हैं यासर के बैकअप्स नहीं है कई लोगों के पास। अगर वो रिस्क एपिटाइट की बात करते हैं कि जो भी उनकी बची कुची सेविंग है और वो आजकल के हालात में उन्होंने किसी ऐसे बिजनेस में डाल दी जहाँ पे आजकल वैसे ही हालात अच्छे नहीं जा रहे, लोगों के अच्छे अच्छे बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि जो बचा कुचा भी हाथ से निकल गया तो फिर हम कहाँ के रहेंगे। तो ये रियलिस्टिक फियर तो है। अनरियलिस्टिक डेफिनेटली हमेशा से ये इशू रहा है। देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन ग्रीड एंड फियर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है तो आपको दो चीज़ें ही मारती हैं, या तो बहुत ग्रीड, आप इतना ग्रीड कर लें कि मैं ओवर चले जाऊं और कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लूं कि यार मुझे बहुत बड़ा मिलने वाला है, वो भी गलत है। क्योंकि कैलकुलेटेड, एजुकेटेड और स्टेप वाइज रिस्क इन द राइट डायरेक्शन फिर भी गलत आप डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन चांसेस आपके कम हो जाते हैं। एंड वी ऑलवेज टीच दैट इफ यू टेक रिस्क, हाई रिटर्न, सो यू हैव टू टेक रिस्क। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब इसके ऊपर तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा लोगों की अब कम होती चली जा रही है। हाँ। वो ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है, और उसकी वजह ये है कि मैं ये समझ पाया हूँ कि हम स्पेकुलेशन का ज़्यादा शिकार होते चले जा रहे हैं। सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो गई है। अब कल ही की आप बात लें कि वो रूमर्स चल रही हैं जी कल ऑफ है, नहीं है, सुबह से रात तक जो वो मैसेज आते रहे, सर आप बताएं, आप तो मीडिया में हैं, कल ऑफ है या नहीं है। मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे इतना पता है कि मेरा काम है और मैंने जाना है। स्पेकुलेटिव बहुत हो गई है सोसाइटी। अब वो स्पेकुलेशन कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, और जिस हमारी सोसाइटी में जिस किस्म की स्पेकुलेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक हो गई। जी प्लीज़। इस पे तो कभी आई थिंक आई एम पेसिमिस्टिक, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दौर आ जाए कि हम ये पूछ रहे हो आज दिन काम करने का है, बाकी दिन तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। एग्जैक्टली। ये पूछना पड़े, राइट। क्योंकि बढ़ती चली आ रही है, कभी कोई ना कोई दिन आ जाता है। और बेसिकली आई थिंक ये शायद करना पड़ेगा एट अ हायर लेवल कि स्ट्रिक्टली दीज आर द ओनली डेज विच आर बैंक हॉलीडेज और people who can take holidays on these particular day. Rest of the days I think काम होना चाहिए। Right. हम वैसे ही बहुत पीछे रह चुके हैं हमारी सोसाइटी। अगर हमें कुछ करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, तो हमें काम करना पड़ेगा, हम घर बैठ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा वैसे ही हो रहा है। फिर आप लोगों को और घर बिठाएंगे तो फिर मसला और ख़राब हो जाना है। एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा सा ओके अच्छा चले, मैं ब्रेक ले लेता हूँ एक, फिर आप जो है उस तरफ जो चले जाएं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शफीक यासीन, और उनसे आपके जो नफ्सियात के हवाले से मसाइल हैं, हमारे साथ सबके साथ जो कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, अगेन टॉपिक वही है, और जैसे बात हो रही थी कि ब्रेक जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब हम ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो बड़ी प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है हर चीज़। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इससे भी हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो चुके हैं, और जो काम कर रहे हैं लाइक अस वो नॉन स्टॉप कर रहे हैं, और जो ब्रेक ले रहे हैं बड़ी लंबी ब्रेक ले रहे हैं। मेरा तो उस पर बड़ा इख्तिलाफ है। चले जी, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में जो चीज़ भी आप करें दिल से करें, और उसको प्लान करके करें, और उसको इंजॉय करके करें। लोग काम को भी इंजॉय करते हैं, और जब वो इनपुट देते हैं काम में, तो मैंने देखा है वेस्ट में कि दे रियली आर डेडिकेटेड, मोटिवेटेड होते हैं, वो कुछ आउटकम चाहते हैं, उनको एक खुशी मिलती है कि हमने ये काम सही किया, किसी के लिए काम आए, किसी को हमने सही गाइड किया बात। और फिर एक पॉइंट पे आके इंसान है, हर इंसान है, ड्रेन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा प्रो ब्रेक हूँ कि ब्रेक लेना बहुत पॉजिटिव है। होता ये है ना कि जब आप यहाँ पर अचानक से ब्रेक्स आती हैं, कि ये कोई हड़ताल हो गई, पहिया जाम हड़ताल है, ये हो गया, कुछ जगह पे जुलूस चल रहे हैं, अचानक से अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो गई, सड़कें बिल्कुल ही बंद हो गई, तो आप कहीं के नहीं घर पे बैठ गए, लाइट चले गई, लोड शेडिंग हो गई। तो वो ब्रेक ऐसी हैं जिस पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होनी है, आप बेसिकली सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं कि भाई अपने आप को बचाओ, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी प्लान्ड हॉलीडे हो, और फिर कई तो आपको पता है वेस्ट में ही करते हैं कि वीकेंड्स उनको सैटरडे संडे ऑफ होता है, वो हमेशा ही करते हैं कि मंडे या फ्राइडे वैसे एक दिन हॉलीडे करके उसे लॉन्ग वीकेंड बना देते हैं, और फिर वो आराम से किसी और शहर चले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, चिल होकर वापस आते हैं, फिर आके अपनी सारी थकन उतरती है, फिर वो अपने ट्यूसडे से काम शुरू करते हैं। या तो वो दैट इज़ डिफरेंट देन यू आपको फील कर रहे होते हैं कि हाँ अब मैं काम के लिए रेडी हूँ, मैंने बड़ा इन्जॉय किया अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मैं इधर बैठा था, मैं रिलैक्स किया था। तो दैट टाइप ऑफ ब्रेक इज़ सो पॉजिटिव। लेकिन जो ब्रेक्स हम लेते हैं वो अनस्केड्यूल्ड, और फिर वो आती भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ के साथ है कई दफ़ा जी। फिर आपके इंटरनेट ही काम नहीं कर रहे घर पे, कई चीज़ें बेसिकली ना लोड शेडिंग होती है, तो फिर लोड शेडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जाके आपको घर पे भी आराम नहीं देती, बल्कि और डिप्रेस कर देती है। यार मैं कहाँ आ गया, इससे अच्छा था मैं काम पे होता, वहाँ शायद ऑफिस में एयर कंडीशन या पंखे चल रहे होते तो वहीं बैठ जाता दोस्तों के साथ। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट आई थिंक। एग्जैक्टली। और फिर हाँ, फिर अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और थोड़ा सा गाइडलाइंस लोगों को कि कब छुट्टियाँ होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। इस पर आई थिंक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। ऑलराइट।
डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये इंट्रोवर्ट होना, इज़ इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? कुछ लोगों को देखकर तो ये अंदाज़ा होता है कि इनको इंट्रोवर्ट होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, बट ये बच्चों को ये एक प्रॉब्लम होती है। इससे निकालना आपके ख्याल में ज़रूरी है? ज़्यादा सोशल होना चाहिए, ज़्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है, कुछ जगह पे ये कहा जाता है कि खामोशी इख्तियार करना ज़रूरी है, लेकिन शायद लोग इसको नहीं वो करते। फिर हमारे यहाँ शायद इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देते इसको। ये प्रॉब्लम है क्या? अब बच्चों के लिए ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाता है, बड़े तो चलें समझ में आता है, लेकिन बच्चों अगर इंट्रोवर्ट होते हैं, क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं बाय एनी मीन? चेंज हो सकता है। राइट, देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद अ टेम्परामेंट, राइट, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। आपने देखा होगा बच्चे बच्चों में फ़र्क होता है, और ये नहीं कि पैदा होने के 1-2 साल 3 साल बाद जब वो थोड़ा बड़ा होने लगते हैं, कुछ ज़रा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, हर एक से जाके बात करेंगे, कुछ बिल्कुल चुप होंगे, मेहमान आएंगे तो शाई हो जाएंगे, पीछे छुप जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हर एक की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं अपनी अपनी जगह पे। when you're very social then you're prone to be more risk taker, more extrovert, बाहर दोस्त बनाएंगे। जैसे बड़े होते जाएंगे उनका EQ जो है और SQ जो है, ख़ास तौर पे सोशल इंटेलिजेंस, उसमें प्रोग्रेशन के चांसेस बेहतर होंगे। वो लोगों को बताएंगे भी और सीखेंगे भी। और लेकिन फिर ये वो लोग भी हैं जिनमें रिस्क ऑफ, क्योंकि वो ज़्यादा सोशल हो जाते हैं और फैमिली से थोड़ा से निकलने लगते हैं और दोस्त बनाते हैं, तो फिर रिस्क ऑफ ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो फिर उसमें भी रिस्क की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। यस, इंट्रोवर्ट कि स्टेज विद द फैमिली, अपने भाई बहनों में ज़्यादा दोस्ती बनाएंगे, जो उनको चेंज इतना पसंद नहीं होता। तो होता ये है कि उनमें कई चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन इट कम्स विद स्ट्रेंथ्स एज वेल। उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। देखिए, हर चेंज पॉजिटिव नहीं होता ज़िंदगी में। तो अगर वो चेंज पसंद नहीं करते और थे सोचते 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 हैं कि भाई हमें इतना टाइम सोचना है बिफोर वी टेक अ चेंज और टेक अ डिसीजन, उसमें भी कोई खामी नहीं है। राइट, राइट, ठीक है। तो आई थिंक होना बैलेंस चाहिए, बैलेंस। बिल्कुल मैं ठीक है। दोनों की प्रोज एंड कॉन्स को देख भी सकता हूँ, और बात करने को हम एक असम्पशंस के उस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट सूट्स यू एज अ पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यूर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक तो ये। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं बोलूँगा हाँ, इस पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट होना कोई बड़ा मसला नहीं है, नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, दूसरों के मामलों में घुस रहे हैं, दूसरों पे यस, कमेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ ऐसे बातें कर रहे हैं जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए, तो फिर उनको भी लोग पसंद नहीं करते। तो ये कि और फिर हमारा मज़हब भी ये कहता है कि बोलने से पहले सोचो, सोच के वेरी बोलो। राइट, बिल्कुल। तो उसमें भी बहुत विजडम है। तो आप सोचिए, समझे बगैर अगर बातें करते हैं तो वो भी नेगेटिव हो सकती हैं। तो एंड ऑफ द डे आई थिंक इट मीन्स वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर, अंदर। बिल्कुल। रिलेशनशिप के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो, ये बैलेंस ही इसकी हमें कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो और ये मसला कभी भी एक इंसान में नहीं होता। देखें, अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं और मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, मसला उस वक्त होगा जब मैं उन आसपास के लोगों के साथ मिलूंगा, जो मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, उस इंटरेक्शंस में मसला होता है। मसला कभी एक इंडिविजुअल में नहीं होगा। आप आए, घर चले जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप अपने अंदर खुश हैं जिस तरह भी बिल्कुल आप सही, हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि सोशली अगर इसके नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, कोई दोस्त आप बना नहीं सक रहे, या दोस्त कमेंट कर रहे हैं यार हम तो हर जगह जाते हैं, यही नहीं जाता मेरे साथ, या तो फिर तो मसला है ना। फिर आपको उस हिसाब से या तो दोस्त चेंज करना है या अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। एग्जैक्टली, अगर आप बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप में हैं, खासतौर पर देन आप एक और स्टेज पे चले जाते हैं, वाइफ है और वाइफ कहती है यार ये तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, मैं तो फिर भी चाहती हूँ कि थोड़ा बाहर जाएं, मूवीज़ देखें, डाइनिंग आउट करें, ये तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड देन वी नीड टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स, नॉट एज अ पर्सन इंडिविजुअली, लेकिन एक रिलेशनशिप को देखते हुए।
बिल्कुल ठीक है, एक बैलेंस रखना इसके लिए ज़रूरी है और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। और ये भी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कुछ देर पहले भी इसके हवाले से बात हो रही थी कि एक तो जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है ना, घर में तो शायद कुछ चीज़ें सिखाई गई हों, बट सोसाइटी में कैसे मूव करना है, क्या कुछ करना है, वो ट्रेनिंग भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा ही होता है कि जो हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है इसको समझाना पड़ता है। मैं देखता हूँ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ बहुत क्लोजली कि ये हो क्या रहा है, कि नीचे आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, ऊपर से कोई डिलिबरेटली आपकी गाड़ी के ऊपर चीज़ फेंक देता है, वो ये सोचे बिना कि ये किसी की जो है वो पोजेशन है, किसी की बिलोंगिंग है, इसको मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, डिलिबरेटली कर रहे हैं इसको। ये मुझे बड़ा वो चीज़ बॉदर करती है, बड़ी डिप्राइव सोसाइटी है। तो ऑल इन ऑल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुदारा अपनी तो ज़िम्मेदारी का एहसास करें और सेकेंडली कि संजीदगी का मुजाहरा करें कि हमारे यहाँ इस चीज़ की बड़ी कमी पाई जाती है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ ये चीज़ समझाऊँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी कुछ और है, आपकी कुछ और है, आपके ऊपर मुसल्लत करने की मैं कोशिश करूँगा कि आप ठीक हो जाएं। मैं तो अपनी जगह पे ठीक हूँ, जिस जगह पे भी जाता हूँ हर शख्स ये साबित करने की कोशिश करता है मैं ठीक हूँ, आपके नज़रियात गलत हैं। ये है प्रॉब्लम। अब इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर तो एक से पता नहीं कितने प्रोग्राम हो सकते हैं डॉक्टर साहब। ये आजकल मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, मैं लोगों को समझाना। अब तो मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ लोगों को, ये भी एक वजह बन गई जैसे अभी बात हो रही थी ना। तो मैं इस तरह की गैदरिंग से, इस तरह के लोगों से अब वो करना शुरू कर दिया। तो वो होते 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 अब ज़ाहिर है आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं ना। अब बता हाउ टू डील विद दिस। देखिए, इसका मैं छोटा सा जवाब दूंगा, ज़्यादा लंबा छोड़ा नहीं, कि प्लीज़। आपको आप भी कह रहे हैं इसमें बहुत बातें की जा जी सकती हैं। जी। लेकिन होना ये चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। आपकी जो फेथ है, चाहे वो पॉलिटिकल फेथ हो, चाहे रिलीजियस फेथ हो, एग्जैक्टली। अपने आप तक रखें। आप दूसरों को बात करते हैं, उनका फेथ अगर डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, उस पर आप कभी क्रिटिसाइज ना करें, उनको अपने फेथ में रहने दें। अगर वक्त आएगा अल्लाह हिदायत देगा, अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं वो गलत है, तो लीव इट विद समवन हु इज़ अ बेटर जज। एग्जैक्टली। आप क्यों जज बनते हैं? मेरा तो ये मशवरा है कि देखिए, जब आप जज बनने की कोशिश करते हैं ना, आप कहते हैं मैं ही ठीक हूँ, ये बंदा गलत है, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की जगह ले रहे हैं, ये सोच के कि जितनी नॉलेज मेरे अंदर है उसने मुझे इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि मैं इसको गलत और सही साबित कर सकता हूँ। और ये शायद अल्लाह को भी पसंद ना आए, क्योंकि अल्लाह भी कहेगा भाई तुम कैसे जज बन गए कि ये तुमने इसको गलत कह दिया और उसको सही कह दिया है। तो हर शख्स जज कर रहा है एक दूसरे को। हर जज कर रहा है आप ना। ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, और मैं इसी पे ज़्यादा पढ़ता कॉन्फ्लिक्ट्स हूँ। भी हो रहे हैं। मैं कहता हूँ हर मस्जिदें सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जहाँ जाके जो नमाज पढ़ना चाहिए उसको उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, एग्जैक्टली। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो बोले आपको सुन लेना चाहिए, उस पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, मेरा तो नहीं ख्याल, वरना देखें मैंने तो ऐसे मुल्कों में टाइम गुजारा है जहाँ पर ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और ऐसे लोग भी थे जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, Atheist भी लेकिन थे, बिल्कुल। तो वहाँ पे तो मैंने कोई इस मामले में झगड़े नहीं देखे, ना पॉलिटिकल देखे, ना ही रिलीजियस उस पर देखे। बल्कि हमारी सोसाइटी तो और छोटी है बहुत, कंपेयर टू, इतनी डाइवर्स नहीं है। एग्जैक्टली। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, हर तरह की कौम में मौजूद है वहाँ पर। और सिर्फ ये नहीं, वहाँ पर आपको थाई भी मिलेंगे, इंडोनेशियंस भी मिलेंगे, फारिस से लेके अरेबिक भी मिलेंगे आपको, ग्रीक्स भी मिलेंगे, इटालियन, यूरोपियंस, अमेरिकन्स एंड सो ऑन। मतलब हर मुल्क के लोग आके वहाँ बस रहे हैं, रह रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ही शहर मेलबर्न में आपको हर एथनिसिटी का, हर किसी का वो मिल मिलेगा, जाएगा। नेशनलिटी का। लेकिन लेकिन कहाँ है कि आप वहाँ पर देखेंगे झगड़ा हो रहा है कि भाई तुम इस रिलीजन के हो, तुम मैं इस रिलीजन का हूँ। वो यही कहते हैं ना, आप जो करना है उसकी फ्रीडम है। एग्जैक्टली। और जब तक ये चीज़ हम लागू नहीं करेंगे यहाँ पर, और तो ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। हाँ, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, पढ़ें ज़रूर, समझें, बाकियों को भी जीने दें और ख़ुद भी जिएं। एग्जैक्टली। सबसे अच्छा मैसेज मेरे ख्याल में आज के दिन का यही है कि आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी जिएं, बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो जज करने का तरीका हमारा है कि वो आज यासिर साहब जो है वो शलवार कमीज़ पहने हुए तो ये अच्छे मुसलमान हैं, डॉक्टर साहब जो है वो जैकेट पहने हुए ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं। ये खुदारा आपका और हमारा काम नहीं है, इससे किसी को जज करने की कोशिश ना करें। और एक बात और मैं कहता हूँ कि बिना किसी से बात किए, उसको समझे बिना कोई जजमेंट पास कर देना, ये भी बड़ी ज़्यादती है हमारे यहाँ। हम तो लोगों को देखते ही बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं, उसका गेटअप देख के ही फैसला कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या।
तो बहरहाल इसके ऊपर कोशिश कीजिए, सोचिए। दिन बड़ा अहम है, आज के इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब से। तो मैं जब बात करता हूँ तो करता ही चला जाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं शिकायत कर रहा था कि मैं सुबह से ड्राउजी सिंस मॉर्निंग, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और I अब was काफ़ी जो है drowsy वो too actually. बेहतर हो गया। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और नफ़सियात के हवाले से जो भी मामलात हैं और ये जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। सोसाइटी को भी बेहतर बनाना है, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी की वजह से है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने आप को ठीक करेंगे, सोसाइटी इवेंचुअली खुद बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।